morning everyone, my name is Charles Jain and today I am going to present on the topic restriction enzyme. So first of all, what is restriction enzyme? आखिर है क्या ये? तो as the name suggests, enzyme मतलब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है in its tertiary structure. Restriction means कुछ चीज़ को वो हिंडर कर रहा है, कुछ चीज़ को वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है होने से. So let's see है क्या वो. In 1993 ई कोलाई के अंदर ऑब्ज़र्व किया गया है कि दो मैकेनिज़म्स है जिससे वो अपने अंदर बैक्टीरियोफेज के किसी भी अटैक को रेजिस्ट करता है. सो देखा गया. एंड व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज? पहले तो ये बताना चाहिए. तो बैक्टीरियोफेज इज़ नथिंग बट अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया. ठीक है. सो अब कुछ भी चीज़ अगर आपको इन्फेक्ट करेगी तो आप उससे बचने के लिए कुछ तो करोगे. तो ई कोलाई ने भी क्या किया, उसमें ऑब्ज़र्व किया गया कि दो मैकेनिज़म्स हैं विच इज़ मीडिएटेड बाय टू एंजाइम्स जिससे वो बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन को अपने अंदर रेजिस्ट करता है. फर्स्ट इज़ द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप टू डीएनए. अब इससे क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज का मैकेनिज़्म क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, कि वो होस्ट डीएनए से बाउंड होता है एंड देन इट मल्टीप्लाइज. अब मल्टीप्लाई करेगा, उसकी मल्टीप्लिकेशन को हमें रोकना है. यानी कि अगर मैं उसको ऐड ऑन होने से मेरे होस्ट डीएनए में अगर मैं उसको ऐड ऑन होने से रोक दूँ तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी रुक जाएगा. सो ई कोलाई क्या करता है, अपने डीएनए के अंदर वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहता है जिसकी वजह से जो है बैक्टीरियोफेज एडिशन नहीं कर पाता अपने जेनेटिक मटेरियल का इनटू द ई कोलाई विच इज़ आर होस्ट सेल फॉर द बैक्टीरियोफेज. सेकेंड मैकेनिज़्म इज़ द कि जो ई कोलाई के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं that is known to be restriction endonucleases. I'll tell you why it is known to be that. So वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर देते हैं. अब अगर पूरा ऑर्गेनिज्म ही डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो अगर डीएनए नहीं है तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है. तो उसकी अगर उसको डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, कट कर दिया तो वो ख़त्म हो गया. So why it is known to be restriction endonuclease? Restriction because it is restricting the growth of bacteriophage in E. coli. Any prokaryotic cell which is being infected by bacteriophage and which has these enzymes known to be restriction endonucleases or restriction enzymes. Endonucleases इसलिए क्योंकि we'll discuss it further also, but rough idea is nucleases because it is digesting the genetic material and endo means कि जो nucleotide sequence है और उसकी जो nucleotide base pairs है उसको वो बीच में से कट करता है. I'll discuss it in the next few slides. So moving further, the first restriction enzyme to be isolated was HIN2. But इसकी जो nucleotide sequence थी that was being discovered 5 years later which included 6 base pairs. यानी कि जिस सीक्वेंस को HIN2 रिकॉग्नाइज करके वहाँ से डीएनए को कट करता है that is of 6 base pair, and ये जो particular sequence होती है that is known to be recognition sequence for any restriction enzyme. It is specific for each and every restriction enzyme. For example, EcoRI1 के लिए I'll tell you how it's उसका nomenclature कैसे हुआ EcoRI1. बट ये जो restriction enzyme है इसकी specific sequence है GAATTC. तो ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है मतलब ये पूरा डीएनए पे जाएगा, उधर देखेगा कि सीक्वेंस कहाँ है एंड वहीं पे जाके कट करेगा. दिस इज़ नोन टू बी रिकॉग्निशन सीक्वेंस. नेक्स्ट इज़ कि टिल डेट 900 restriction enzymes have been isolated within 230 strains of bacteria. Now convention of naming these restriction enzyme, मतलब हम इनको nomenclature कैसे करते हैं. इनका nomenclature जैसे HIND2 क्यों लिखा, यही नाम क्यों दिया गया. और EcoRI1 एज आई मेंशन इन द 5th पॉइंट कि एग्जाम्पल में EcoRI1, तो उसका नाम EcoRI1 कैसे पड़ा. तो अब होता क्या है ना कि जो नेम है जैसे कि EcoRI1 की मैं एग्जाम्पल लेती हूँ तो इसमें जो ई है इसमें ये जो ई है ये आता है फर्स्ट लेटर फ्रॉम द जीनस. जैसे इसके अंदर जो EcoRI1 है वो स्टैंड करता है फॉर इस्टेरिया कोलाई. तो इस्टेरिया का जो जीनस नेम है वो इस्टेरिया है और इस्टेरिया का ई
that denotes the first letter of the restriction enzyme. Next is the two letter of the species, that is coli. Coli is the species name of Escherichia coli, and इसके जो starting के two letters है, that is CO, that constitutes the second and the third letter of the restriction enzyme. Next comes the strain. As we know कि हर बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे R स्ट्रेन होता है, S स्ट्रेन होता है, कुछ स्ट्रेन ज़्यादा वेरिएंट होते हैं. तो ऐसे ये इसके अंदर जो स्ट्रेन जिसके अंदर ये EcoRI1 मिला था, उसके अंदर उसका स्ट्रेन था R, and I is the Roman number that denotes the order in which the enzyme was isolated from that strain. यानी कि R के अंदर से ये कब एक्सट्रैक्ट हुआ, मतलब was it the first restriction endonuclease, क्योंकि एक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर हो सकते हैं मोर देन वन. सो इसके अंदर ये कब एक्सट्रैक्ट हुआ फ्रॉम दैट स्ट्रेन, दैट डिनोट्स द that is denoted by the Roman number that which is written in the last of the restriction enzyme. Coming on to palindromic sequence, but before that I would love to discuss some more thing about restriction enzyme. So restriction enzymes belong to a big class of nucleases. Now what does nucleases mean? As the name suggests, aces means to digest or to break it, and nucleases matlab nucleic, if it is added to something, that means genetic material or nucleic material of that cell. Here it is DNA generally. So restriction enzymes जो होते हैं वो nucleases class को belong करते हैं. Nucleases itself belong to the enzymatic class, as we studied that there are 7 classes, out of which nucleases belong to the third class, that is hydrolases. Hydrolases constitutes other more digestive enzymes like proteases and all. So it's a restriction enzyme is a part of that only. And nucleases is broadly divided into two major kinds, that is exonuclease and endonuclease. Now what does exonuclease means? Exonuclease means that it will remove the nucleotide base pairs from the recognition sequence from the end. मीनिंग कि ये जो अगर न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स को अगर ये रिमूव करता है तो ये एंड से रिमूव करता है, ये कहीं पे भी बीच में जाके कट नहीं करता है. इट रिमूव इट फ्रॉम द एंड, जस्ट लाइक इन द एग्जांपल दैट इज रिटन इन द लास्ट पॉइंट GAATTC. इफ़ दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ DNA, देन एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा कि लास्ट से, यानी कि 5 स्ट्रैंड यानी कि C, अगर मैं फर्स्ट स्ट्रैंड की बात करूँ तो वो C को रिमूव करेगा. दैट इज़ नोन टू बी एक्सोन्यूक्लियस. एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा इन टर्न? एंडोन्यूक्लियस बीच में से कट करता है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि केवल C को रिमूव करे, वो मतलब बीच में से कहीं पे जाके कट करेगा एंड सेपरेट्स द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA. अब ये वर्क कैसे करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, पूरे DNA की जो पूरा लेंथ है उसको इंस्पेक्ट करता है, फिर ये अपनी रिकग्निशन सीक्वेंस विच इज स्पेसिफिक फॉर ईच एंड एवरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो उधर जाके बाइंड करता है और कट करता है वहाँ से दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स को एट स्पेसिफिक पॉइंट इन शुगर फॉस्फेट बैकबोन. ठीक है, जैसे ये GATTC ये स्पेसिफिक है फॉर EcoRI1. सो EcoRI1 ये सीक्वेंस देखेगा पूरे DNA के अंदर और यहाँ पे जाके 2 strands of DNA को कट कर देगा. नेक्स्ट इज ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स at a specific palindromic sequence. Now what is palindromic sequence? एक ऐसी सीक्वेंस जिसको अगर मैं आगे से पढ़ूँ या पीछे से पढ़ूँ वो सेम चीज़ की मतलब सेम लगे, मतलब एज इट इज़ सेम हो. मतलब अगर मैं फ्रेम चेंज नहीं करती हूँ तो वो जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ वो सेम लगनी चाहिए, चाहे मैं आगे से शुरू करूँ चाहे मैं पीछे से शुरू करूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टेक अ वर्ड मलयालम, मलयालम को अगर मैं आगे से देखूं तो MALAYALAM, और अगर मैं इसी चीज़ को पीछे से देखूं तो भी MALAYALAM, सेम विद द जेनेटिक मटेरियल. अगर मैं इसका फ्रेम कांस्टेंट रख दूँ दैट इज़ 3:5 मुझे रीड करना है, तो अगर मैं फर्स्ट स्ट्रैंड को देखूँ दैट इज़ GATTC 3:5 में, और अगर मैं नीचे वाले को भी सेम ही रीड करूँ 3:5 में तो भी मेरा GATTC रहेगा. तो ऐसी सीक्वेंसेस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं. नेक्स्ट इज़ दिस डायग्राम जो कि बताता है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे एक्ट करता है.
तो इसके अंदर क्या होता है कि एंजाइम जो होता है वो कट करता है डीएनए स्ट्रैंड्स को एट सेम साइज, both in the vector DNA as well as in the foreign DNA. Now what is vector DNA? Though it will be covered further, but I'll just give you a rough idea. Vector DNA is the DNA which we use as a host cell to multiply our gene of interest. So for example, अगर मेरे को इंसुलिन का प्रोडक्शन मतलब मास प्रोडक्शन कराना है और मेरे पास उसका जीन सीक्वेंस है, मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हुई मेरे लिए? इंसुलिन की जो भी सीक्वेंस है वो। सो मेरे पास वो है, मैंने उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रखा है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको किसी होस्ट सेल में जिसकी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ज़्यादा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, उसकी क्लोन्स बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो मैं उसके डीएनए के साथ इसको जोड़ दूँगी। एंड वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर दैट इज़ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। सो मैं एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लूँगी, मैं होस्ट के डीएनए यानी कि बैक्टीरिया के डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस, जैसे कि अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर यहाँ पे जी के बाद ये कट कर रहा है, दोनों ही स्ट्रैंड्स पे कट कर रहा है, तो ये कट करेगा वहाँ से। एंड सिमिलरली मैं फॉरेन डीएनए को भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराऊंगी, क्योंकि अगर मैंने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं हुआ तो मेरे जो एंड्स बनेंगे वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। कि अगर मैं एक HindII से कटवा रही हूँ और एक मैं EcoRA1 से कटवा रही हूँ तो दोनों की रिकॉग्निशन सीक्वेंस डिफरेंट है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो स्ट्रैंड्स बनेंगे, जो दोनों के स्ट्रैंड्स बनेंगे वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, तो वो दोनों एक दूसरे से ऐड नहीं होंगे। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मैंने EcoRA1 से कट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया एंड डीएनए को कट किया, सो यहाँ पे इसने जी के बाद से कट किया, सीक्वेंस हटा दी, यहाँ पे भी इसने जी के बाद से कट किया एंड सीक्वेंस हटा दी। एंड अब इस AATTA के बीच में, इसके और TTA के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो ये दोनों एक दूसरे से ऐड ऑन हो जाएंगे। दिस इज़ नोन टू बी स्टिकियन बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो ये कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे एंड दे फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि आई कंबाइन द जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइन विद द होस्ट डीएनए टू फॉर्म अ न्यू डीएनए. This is known to be recombinant DNA. So this is all for today's class. Thank you.